विद्यार्थियों के हित में बढ़ते कदम। 20 से अधिक ऑनलाइन कोर्सेज के साथ आ रहे हैं हम। अब उत्तर प्रदेश में भी उत्कर्ष। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है सभी के। सबसे पहले तो अपने हालचाल बताइए और फिर शुरुआत करते हैं हम आज की। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हम छोटे छोटे बिंदुओं के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। स्पेशली सबसे पहले उन सभी का स्वागत है जो विशेष रूप से यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप सभी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण क्लासेज जो है वो लेकर के मैं नियमित रूप से आ रहा हूँ। आप लोग भी नियमित रूप से इन क्लासों को देख रहे होंगे और निश्चित रूप से एक सफलता की ओर आपका कदम बढ़ रहा होगा। दोस्तों, मेरा पूरा भरोसा है कि यदि नियमित रूप से आपने इन क्लासेस को देखा और नियमित रूप से अपने आप को संयमित तरीके से इस क्लास में बनाए रखा तो बहुत जल्द आपको सफलता के नज़दीक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आप सभी लोगों के द्वारा अब तक की जो क्लासेस के अंदर पढ़ा गया है उसको लेकर के क्या आप लोग जो हैं बहुत अच्छी तरह से उसको समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं इसको लेकर के। तो सबसे पहले अपने विचार फटाफट से लिख दीजिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक प्रकार से जो क्लासेज अपनी चल रही है उसमें एकदम सही तरीके से आप हर बात को समझ पा रहे हैं ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। काफ़ी लोगों ने लिखा है बिल्कुल मस्त चल रहा है, वीडियो का इंतज़ार हो रहा है। तो इंतज़ार तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और आपको इस बात का पता है कि किसी भी कार्य व्यवहार का इंतज़ार होता है, इसका मतलब उसके लिए हम दिल से तैयार होते हैं। और दिल से तैयार होने का मतलब हम मन से उस काम को करना चाहते हैं और मन से जो काम करते हैं उसमें रुचि बढ़ती है, और रुचि जो बढ़ती है वो हमें उस कार्य में सक्सेस की ओर ले जाती है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की। और आज सबसे पहले नंबर पर हम बात करने वाले हैं कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था उससे संबंधित क्या प्रश्न अपने को पूछे जा सकते हैं। मैं ऑरली आप लोगों से जो है प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों को फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से सुनना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, केवल आपको बता रहा हूं और आपको मौखिक उसका जवाब देने का प्रयास करना। और ये क्षमताएं अपने डेवलप हो जानी चाहिए अपने अंदर कि साइकोलॉजी का कोई भी प्रश्न हम सुने और तत्काल अपने माइंड में उसका जवाब आ जाए। प्रश्न जो मेरा है वो ये है कि एक बालक जो होता है उसका रंग रूप और उसकी लंबाई जो होती है, एक बालक जो होता है उसकी रंग रूप और लंबाई जो होती है वो प्रभावित होती है वंश क्रम से या वातावरण से। फटाफट लिख दीजिए, एक बालक की लंबाई और रंग रूप प्रभावित होता है वंश क्रम से या वातावरण से। तुरंत लिख दीजिए आप। कितने लोग फटाफट इसका उत्तर लिखते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम। आज 2 ही प्रश्न करेंगे, उसके बाद में आगे के टॉपिक को लेकर के हम बात करने वाले हैं। बताइए क्या होगा, वंश क्रम होगा कि वातावरण होगा। रंग रूप जो होता है किसी भी बालक का वो किस पर डिपेंडेड होता है। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है। गुड मॉर्निंग जो है उसमें ही लगे हुए अभी तक। वंश क्रम लिख दिया काफ़ी लोगों ने। गीतेश ने लिखा है, इसके बाद में जो है दुर्गा दास ने लिखा है, संतोष ने लिख दिया है, मनोज ने लिखा है, रमेश ने लिखा है, इंदु ने लिखा है, लक्की ने लिखा है। बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने अब फटाफट से लिख दिया है। कानपुर यूपी से भी लिखा है पंकज कुमार ने, बिल्कुल अलका गुजर ने भी लिख दिया, बबीता ने भी लिखा है। चलिए दोस्तों, तो सभी ने इसमें एकदम सही जवाब दिया है मौखिक रूप से। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं बात को। एक और प्रश्न आप लोगों से अब की बार आपको बताना है कि एक बालक की जो मानसिकता होती है, एक बालक की जो मानसिकता होती है वो मानसिकता, एक बालक की जो मानसिकता होती है वो मानसिकता ज्यादातर प्रभावित होती है वंशक्रम से या वातावरण से। इसका भी उत्तर फटाफट दे दीजिए आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संगीता ने लिखा है कि इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो देखिए आप जो है यूपी उत्कर्ष का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइबर कर लीजिए, उसके बाद में ऑटोमेटिक आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। जब तक आप उसके जो है परमानेंट व्यूअर नहीं होंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन कैसे मिल पाएगा। तो इसलिए उसके लिए आप जो है अपने आप को अपना एक मेंबर बनाइए और ऑटोमेटिक आपको जो है वो मिलेगा। चलिए फटाफट से जो है लिख दीजिए इसका भी
यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों ने दोनों शब्द लिखा है, कुछ ने वातावरण लिखा है, कुछ ने वंशक्रम लिखा है। मैंने कल आपको बताया था कि जो व्यक्ति की मानसिकता होती है वो ज़्यादातर प्रभावित होती है वंशक्रम से। जैसे माता पिता की मानसिकता होती है वैसे ही बच्चों की भी होती है, लेकिन वातावरण का उसके ऊपर कुछ कुछ प्रभाव आने लगता है और उसके प्रभाव से वो बदलने लगती है, उसमें सकारात्मकता आने लगती है या फिर कोई भी दूसरा प्रभाव उसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ भी अपने को ध्यान रखना दोस्तों, मैंने ज़्यादा पूछा ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है तो वंशक्रम का पड़ता है। ध्यान रखना इसमें भी आपको प्रभाव दोनों का पड़ता। बहुतों ने बहुत भी लिखा है, दोनों लिखा है, एकदम वो भी सही है, लेकिन प्रश्न की भाषा को देखना पड़ेगा अपने को। अगर मैं ये बोलूं कि व्यक्ति की मानसिकता प्रभावित रहती है तो दोनों से ही रहती है, लेकिन ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है तो वहां अपना राइट आंसर क्या होने वाला, वंशक्रम होने वाला है। चलिए आज का बिंदु है उसको लेकर हम बात करते हैं दोस्तों। आज का भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और आज का बिंदु है कि एक बालक का जो डेवलपमेंट होता है, बालक का जो विकास होता है, उस बालक के विकास को लेकर के जब हम बात करते हैं, एक व्यक्ति के विकास को लेकर के बात करते हैं, तो जीव विज्ञान से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं जो इसके लिए काम करते हैं, या कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं विद्वानों ने जीव विज्ञान से संबंधित विकास के सिद्धांत। बायोलॉजिकल थ्योरीज आपने पढ़ा होगा, जो सूचना आपको मिली होगी कि आज की क्लास में क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें बायोलॉजिकल थ्योरीज आपके लिए मिली होगी जिनका संबंध डेवलपमेंट से, विकास से है। तो जीव विज्ञान से संबंधित विकास के सिद्धांत ये इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जीव विज्ञान से संबंधित विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, क्या इसमें अपने को ध्यान रखना है, तो मोटे तौर पर सिद्धांत कौन कौन से हैं ये अपने को ध्यान में रखना है। और कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिनको व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो कौन से विद्वान के द्वारा वो सिद्धांत दिया गया ये अपने को पता होना चाहिए। परीक्षा में दो तरह से प्रश्न आता है, सामान्यतः सीधा सीधा प्रश्न आता है कि सिद्धांत किसने दिया। बहुत कम बार ऐसा भी पूछा जाता है कि उस सिद्धांत से संबंधित कोई विशेष प्रकार की जानकारी पूछ ली जाए कि वो प्रयोग किस पे किया था या किसके आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो शुरुआत करते हैं आज हम सबसे पहले सिद्धांत से, और सबसे पहला जो सिद्धांत है विकास का जीव विज्ञान से संबंधित, बायोलॉजिकल थ्योरीज से संबंधित, वो है दोस्तों समानता ऑब्लिक समान प्रतिमान का सिद्धांत। समानता या समान प्रतिमान का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है, बताइए किसने दिया था ये सिद्धांत सबसे पहले नंबर पर? कौन बताएगा फटाफट से कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, समान प्रतिमान का या समानता का सिद्धांत? यस, आप में से किसी को भी पता हो तो इसको फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए कि किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, फिर इसको लेकर के हम आगे बात करते हैं। बायोलॉजिकल थ्योरीज आती है क्या टेट में? बिल्कुल आती है, 100% आती है। वेरी गुड, लिख दिया है बहुत सारे लोगों ने। हैप्पी ने लिखा है, संगीता चौधरी ने लिखा है, इसके अलावा मनोज ओला ने भी लिख दिया है कि ये सिद्धांत जो है, पूजा तंवर ने भी लिख दिया किसके द्वारा दिया गया है, अंशी भादु ने भी लिख दिया है कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों ये सिद्धांत दिया गया सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? सोरेनसन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। अब इसके अंदर अपने को क्या ध्यान में रखना है, सोरेनसन के द्वारा दिए गए सिद्धांत में सोरेनसन ने विचार दिया दोस्तों कि कोई भी संतान जो होती है वो माता पिता के समान प्रतिमान वाली ही होती है। प्रतिमान का मतलब होता मॉडल, आदर्श रूप। जैसे हमारे माता पिता जो हैं उनके 2 आंखें, 1 सिर, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर हैं और वो 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता रखते हैं, ठीक उसी मॉडल में हम पैदा हुए। तो ये हमारा प्रतिमान है, किसके अनुसार? अपने माता पिता के अनुसार। तो सोरेनसन ने ये विचार दिया इस सिद्धांत में कि संसार के कोई भी माता पिता अपने समान मॉडल वाली, समान प्रतिमान वाली संतान को ही पैदा करते हैं।
इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मनुष्य का मॉडल वैसा ही होगा जैसा यहाँ पर है। हाँ, कुछ लंबाई अलग हो सकती है, रंग रूप अलग हो सकता है, वो एक अलग मैटर है, वो भौगोलिक कारणों से हो सकता है, लेकिन सामान्यतया स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि पशु के पशु ही पैदा होते हैं, मनुष्य के मनुष्य ही पैदा होते हैं, सांप के सांप ही पैदा होते हैं, मछली के मछली पैदा होती है। यानी जो जैसे माता पिता हैं उनकी संतान भी उसी प्रकार के मॉडल में पैदा होगी। यह है सोरेनसन का सिद्धांत। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आपको बहुत कॉमन सेंस की बात है, बहुत सरल सिद्धांत है, बहुत आसान बात इसमें बताई गई है। समान प्रतिमान का मतलब अपने को पता होना चाहिए। तो मॉडल जैसे माता पिता का है, शरीर की संरचना माता पिता की है, वैसी की वैसी संरचना संतानों की है। इसका मतलब वो उसका मॉडल उसी रूप का है। और ये सामान्यतया होता है, जैसे माता पिता होते हैं वो अपने जैसी संतान को ही जन्म देते हैं। पशु के पशु, पक्षी के पक्षी और सरीसृप के सरीसृप ही पैदा होंगे। इसका मतलब ये समान प्रतिमान या समानता का सिद्धांत है। और किसके द्वारा दिया गया है? सोरेनसन के द्वारा दिया गया। याद रहेगा निश्चित रूप से आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट नंबर पर यह सिद्धांत किसने दिया? तो सोरेनसन ने। सेकेंड नंबर पर क्या होता है इसका मतलब? तो इसका मतलब जैसे माता पिता वैसी संतान को वो पैदा करते हैं, जन्म देते हैं। बस ये दो बातें अपने को पता है तो यहां से आने वाला प्रश्न हम कर सकते हैं। बहुत बार परीक्षा में आ चुका है ये प्रश्न कि किसने समान प्रतिमान के सिद्धांत को दिया, समान प्रतिमान का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अपने को ध्यान रखना सोरेनसन के द्वारा दिया गया। दोस्तों दूसरा इसमें अपने को ध्यान में रखना है, दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो आता है बीज कोषों का सिद्धांत। बीज कोषों का सिद्धांत। और बीज कोषों का जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को जनन द्रव्य का सिद्धांत भी कहते हैं और इसी सिद्धांत को अमरता का सिद्धांत भी कहते हैं। अमरता का सिद्धांत भी कहते हैं। और एक और नाम इसका आप ध्यान रखें, यही सिद्धांत जीवन की निरंतरता का सिद्धांत भी कहलाता है। दोस्तों ये बहुत सारे नाम इस सिद्धांत के हैं। जीवन की अमरता का सिद्धांत, जीवन की निरंतरता का सिद्धांत, जनन द्रव्य का सिद्धांत, बीज कोषों का सिद्धांत। बता दीजिए किसके द्वारा दिया गया था? ये फटाफट लिख दीजिए, किसने इस सिद्धांत को दिया था? सबीना ने लिख दिया है, बीजमैन ने दिया था। इसके बाद में जो है संगीता चौधरी ने भी लिखा है, राधे ने भी लिखा है, मनोज जोला ने भी लिख दिया है। बहुत सारे और भी लोग हैं, फटाफट लिख दीजिए आप लोग भी। राधा ने भी लिख दिया है कि बीजमैन के द्वारा दिया गया था। दुर्गा दास ने भी लिखा है, वेरी गुड। पूजा ने लिखा है, संतोष सिंह ने भी लिख दिया है। तो इसका मतलब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता दोस्तों कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बीजमैन के द्वारा दिया गया। और उन्हीं के नाम पर इस सिद्धांत को हम बीज कोषों के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बीजमैन ने यह सिद्धांत दिया। सबसे पहले नंबर पर तो हमें यह पता होना चाहिए, हर विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि बीज कोषों का सिद्धांत किसने दिया। बहुत आसान है इसको याद रखना, बीज कोषों का सिद्धांत बीजमैन ने दिया। लेकिन उस जगह पर गड़बड़ हो जाती है जब बीजमैन नाम नहीं पूछा जाएगा, बीज कोषों का सिद्धांत नहीं पूछा जाएगा। पूछ लिया जाएगा जनन द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया, अमरता का किसने दिया, जीवन की निरंतरता का, तो फिर हमें कंफ्यूजन होगा। इसलिए अपने को ये सारे नाम भी पता होने चाहिए कि कौन से सिद्धांत को दिए जाने वाले नाम हैं। दोस्तों यहां पर इस सिद्धांत में बीजमैन ने क्या विचार दिए ये अपने को देखना है। बीजमैन के द्वारा विचार दिए गए दोस्तों कि एक माता पिता से संतानों के अंदर आने वाले गुण जो होते हैं वंश क्रम के माध्यम से, जनन द्रव्य के माध्यम से, वो निरंतर बने रहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। यही वजह है कि ये संसार गतिमान है, निरंतर है। दोस्तों सामान्यतः लोग कहते हैं, आपने देखा होगा कि जीव जो होता है वो अमर होता है, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा अमर है। ये आपने सुना होगा। वो कैसे अमर है? हमारे पूर्वज जो थे वो भले इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी संतानों के रूप में वो मौजूद थे, क्योंकि उन्हीं के जनन द्रव्य के द्वारा संतानों का जन्म हुआ। हमारे माता पिता जो हैं उनके जनन द्रव्य के द्वारा हमारा जन्म हुआ और हमारे के द्वारा आगे की संतति का जन्म होना है। तो ये एक जो क्रम है ये क्रम निरंतर बना रहता है।
जो जो आदमी की उम्र होती है वो इस संसार से भले ही विदा हो जाता है, लेकिन उनकी संतानें आगे से आगे बनी रहती है, मौजूद रहती है, तो वो अपने आप में किसके अंश के रूप में है? अपने पूर्वजों के अंश के रूप में है। इसका मतलब वो निरंतरता है, जीवन निरंतर बना रहता है, जनन द्रव्य कभी नहीं मरता है, वो माता पिता से किसमें आता रहता है? संतानों में आता रहता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जीवन अमर है दोस्तों। शरीर मर जाता है लेकिन उसकी संतान के रूप में वो जीव आगे से आगे अमर रहता है, इसलिए जीव अमर है, जीव कभी नहीं मरता है। जीव का मतलब यहां जीवन से है, तो जीवन अमर है, तो अमरता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। हम पढ़ते हैं हजारों लाखों वर्ष पहले कोई हुआ था, वैदिक काल हजारों वर्ष पहले उसमें कोई हुए थे, तब से लेकर आज तक हम हैं। एक व्यक्ति 100-150 साल तक उस समय जिंदा रहता था, फिर वो कम रहा, आज 100 साल तक भी कोई जिंदा है तो एक दिन उसको जाना है, लेकिन हजारों वर्षों से हम चले आ रहे हैं। क्यों? इस सिद्धांत के द्वारा ये बात स्पष्ट हो जाती है। दोस्तों, इस सिद्धांत को इन्होंने जब दिया तो किस पर प्रयोग किया, यह भी अपने को पूछा जा सकता है। तो बताइए किस पर प्रयोग किया था बीजमैन ने? फटाफट से लिख दीजिए। बीजमैन के द्वारा इस सिद्धांत को देते समय किस पर प्रयोग किया गया था? किस किस को पता है? बहुत सारे लोगों को पता होगा बीजमैन ने इस सिद्धांत को देते समय किस पर प्रयोग किया था। यस, शिल्पी ने क्या लिखा है? जीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल, जीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लक्की ने लिखा है रेट पर, चूहे पर। बिल्कुल एकदम सही आंसर है, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। दोस्तों देखो, चूहे पर कैसे प्रयोग किया था ये भी हम समझें। बीजमैन ने कुछ चूहे पाले और कुछ चूहे पालकर क्या किया दोस्तों? उनकी पूंछ काट दी। नर और मादा दोनों चूहों की पूंछ काट दी गई। फिर उसके बाद में देखा गया कि उस नर और मादा चूहे के संयोग से जब नई संतान पैदा हुई तो नई संतान भी पूंछ वाली पैदा हुई। बीजमैन ने क्या किया? उस चूहे की फिर पूंछ काट दी। कौन से चूहे की? जो नया पैदा हुआ। फिर उसके बाद में उसके संतान पैदा हुई, उसकी भी पूंछ काट दी। कई पीढ़ियों तक बीजमैन ने पैदा होने वाले चूहों की पूंछ काटने का क्रम लगातार जारी रखा। यानी उसका तो एक धंधा सा बन गया। वो जो ही नया चूहा पैदा होता उस बच्चे की पूंछ काट देता, फिर नया पैदा होता उसकी पूंछ काट देता। लेकिन हर बार वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि आगे वाला चूहा बिना पूंछ का पैदा होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कई पीढ़ियों तक लगातार पूंछ काटने के बाद भी पता चला कि आने वाला हर नया चूहा पूंछ वाला ही पैदा हो रहा है। इसका मतलब ये था दोस्तों कि उसने भले ही उस चूहे की पूंछ काट दी, लेकिन उसका जो जनन द्रव्य है, उसके जो लक्षण है, उसके जो गुण है कि पूंछ वाली संतान उसी मॉडल की संतान पैदा होने वाली है, पूंछ वाला ही चूहा पैदा होने वाला है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं था। जनन द्रव्य मरने वाला नहीं था, जनन द्रव्य में से पूंछ कटने वाली नहीं थी। इसलिए इसके आधार पर बीजमैन ने सिद्ध किया कि जनन द्रव्य सदैव अमर रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे वो बना रहता है, चलता रहता है। तो यहां अपने को ध्यान में रखना है, बीजमैन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। बीजमैन के द्वारा दिया गया ये जो सिद्धांत है ये चूहों पर प्रयोग करके दिया गया था। चूहों पर प्रयोग करते समय उन्होंने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी, लेकिन परिणाम ये निकला कि कई पीढ़ियों तक पूंछ काटने के बाद भी बिना पूंछ वाला चूहा पैदा नहीं हुआ। हर अगली पीढ़ी के अंदर चूहा कौन सा पैदा हो रहा था? पूंछ वाला ही पैदा हो रहा था। इसके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि जनन द्रव्य अमर रहता, कभी ये खत्म नहीं होता है। इसी को इन्होंने जनन द्रव्य का, बीज कोषों का, जीवन की निरंतरता का या अमरता के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो अगला सिद्धांत है बीज कोषों का, शायद ये भी आप समझ गए होंगे किसके द्वारा दिया गया और क्या विचार इस सिद्धांत में दिए गए। नेक्स्ट अपना जो सिद्धांत इसमें आता है जो हमें ध्यान में रखना है वो है मौलिक गुणों का सिद्धांत। मौलिक गुणों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया और इसमें क्या बताया गया? तो फटाफट से बता दीजिए, मौलिक गुणों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मीना ने लिखा है जी कोर्स फ्री है। बिल्कुल ये कोर्स फ्री है, 100% फ्री कोर्स है। आराम से आप पढ़िए, पूरा मन लगाकर पढ़िए,
लेकिन फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको लगातार नहीं पढ़ें। जब तक आप लगातार नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। हर बिंदु को आपको क्रम से पढ़ना है, ठीक है। मेंडल ने, बिल्कुल काफी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। हर्षित पांडे ने लिख दिया मेंडल के द्वारा। रोहित कुमार साके ने मेंडल बताया है, सीता। उसके अलावा जो है पूजा शर्मा, सुरेश जाखड़, राधा और भी कई लोग हैं। राजू ने भी इसको जो है बता दिया है। मनीषा जाखड़ ने भी इसका जवाब दिया है। कुणाल ने जवाब लिख दिया है। हैप्पी ने इसका जवाब दिया है। अंशी ने इसका जवाब दिया और सभी का जवाब क्या आ रहा है? मेंडल। बिल्कुल एकदम सत्य है दोस्तों। ग्रिंगार मेंडल नामक विद्वान थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। ग्रिंगार मेंडल के द्वारा ये जो सिद्धांत दिया गया था दोस्तों, इस सिद्धांत में मेंडल ने क्या स्पष्ट किया था, क्या बताया था? यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल एकदम सही बता दिया कि ग्रिंगार मेंडल जो थे उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब दोस्तों ये भी बता दीजिए कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, ताकि फिर हम आगे बातचीत शुरू करें। किस पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था? यस, फटाफट से बता दीजिए कि इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो किस पर किया गया था, क्या था इनके प्रयोग का साधन? तो इसमें भी देखो खेताराम ने लिख दिया है मटर पर इन्होंने प्रयोग किया था। मनीषा ने गलत लिखा है जिराफ पर, जिराफ पर नहीं किया था भाई, इन्होंने मटर पे किया था। लक्की ने लिख दिया है कि पी पे किया था। इसके बाद में संतोष ने लिख दिया है। काफ़ी लोग, सुनीता ने इसको लिख दिया है, काफ़ी लोगों ने लिख दिया है कि मटर पे प्रयोग किया था। एकदम राइट आंसर आप लोगों का। दोस्तों इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो मटर पर प्रयोग किया गया था। दरअसल मटर जो होते हैं वो क्या और किस प्रकार के पौधे के लगते हैं ये तो आपको पता होगा। मटर जो है वो सामान्यतया रबी के समय में पैदा होने वाली फसल है। ये एक प्रकार की सब्जी में आने वाली फसल होती है। इसके पौधे जो होते हैं वे कई लंबे भी हो सकते हैं, कुछ बौने भी हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, मटर के कुछ दाने जो है वो लिए। कैसे दाने लिए? कुछ दाने ऐसे लिए जिनके पौधे जो हैं वे लंबे होते थे, और कुछ ऐसे दाने लिए जिनके पौधे क्या होते थे? बौने होते थे। लंबे और बौने पौधे वाले मटर के दाने इन्होंने लिए। और दोस्तों फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, लंबे और बौने पौधे वाले मटर के दाने लेकर के एक फील्ड के अंदर, फील्ड का मतलब तो आप सभी जानते ही, एक खेत के अंदर इन्होंने उसकी बुआई कर दी। यहां लंबे प्लस बौने मटर के, बौने पौधे वाले मटर के दाने इन्होंने बो दिए। उसके बाद में क्या हुआ कि ये दो अलग अलग प्रकार की जो किस्में थी, दो अलग अलग प्रकार की किस्मों के मटर के पौधे उगाए गए थे। तो उनके अंदर जो पौधे लगने के बाद, पौधे बड़े होने के बाद में जब पुष्प आए, और पुष्प आने के बाद में आपस में प्रकीर्णन की क्रिया के द्वारा निषेचन हुआ, तो बौने और लंबे पौधे वाले जो पुष्प थे उनमें निषेचन की जो क्रिया हुई, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आगे जो इनके पास में मटर के दाने पैदा हुए या इनको प्राप्त हुए वो संकर किस्म के पैदा हो गए और औसत लंबाई के पौधे देने वाले पैदा हो गए। अब इस अगली बार जब इन्होंने जो नए बीज इनको प्राप्त हुए, मटर के दाने जो प्राप्त हुए, उनको इन्होंने जब बोया तो इन्होंने देखा कि सभी पौधे जो थे औसत लंबाई के पैदा हुए, सभी औसत लंबाई के पौधे पैदा हुए। तो यहां पर अपने को ध्यान में रखना है, पहली बार जब इन्होंने बोए थे उस समय बौने पौधे और लंबे पौधे वाले मटर के दाने थे, उनको मिक्स करके इन्होंने बोया। तो बाद के अंदर जो निषेचन की क्रिया के माध्यम से नए बीज पैदा हुए, मटर के दाने पैदा हुए, वे मटर के दाने ऐसे थे कि उनको बोने पर, उनको बोने के ऊपर सभी जो है पौधे कैसे प्राप्त हुए, औसत लंबाई के प्राप्त हुए। फिर दोस्तों दोबारा से औसत लंबाई के जो पौधे प्राप्त हुए, उनके जो मटर के बीज लगे, उनको इन्होंने जब बोया तो अगली बार इन्होंने देखा कि इनके पास में इस तरह की स्थिति बन गई।
इस तरह की स्थिति बन गई कि 50% पौधे जो थे वो औसत लंबाई के थे। 50% पौधे कौन सी लंबाई के पैदा हुए? औसत लंबाई के पैदा हुए। और 25% जो थे वो लंबे हो गए और 25% क्या रह गए? बौने रह गए। यानी कि दूसरे नंबर पर जब बोया गया तो पता चला कि 50% तो औसत ही रहे, लेकिन 25% लंबे और बौने पौधे पैदा हो गए। और फिर उसके बाद में जब तीसरी बार इन बीजों को बोया गया, यानी कि अगली बार फिर इन बीजों को बोया गया जो औसत लंबाई के पौधों वाले थे, तो दोस्तों अब की बार निर्णय जो रहा, निष्कर्ष जो रहा वो ये रहा कि 50% लंबे हो गए और 50% बौने रह गए। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत जब हुई थी तब लंबे और बौने से हुई थी। 50% लंबे और 50% बौने पौधों वाले बीज डाले गए थे। और तीसरी पीढ़ी में आते आते, पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी में आते आते वापस क्या हो गए? लंबे लंबे हो गए, बौने बौने रह गए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक अगली पीढ़ी में जाते जाते, विशेषकर तीसरी पीढ़ी में जाते जाते वापस मौलिक गुण पैदा हो जाते हैं। यानी मौलिक गुण, उनके वास्तविक गुण पैदा हो जाते हैं। जो बौने थे उनके बौने गुण वास्तविक गुण थे वो वापस पैदा हो गए, जो लंबे थे उनके लंबे गुण वास्तविक थे वापस पैदा हो गए। इस आधार पर मेंडल ने अपना सिद्धांत दिया कि प्रत्येक तीसरी पीढ़ी के बाद में संतानों में वापस वही गुण पैदा हो जाते हैं जो उनकी पहले की तीसरी पीढ़ी में थे। और इसी आधार पर कहा जाता है कि नानी के गुण नातिन में आ जाते हैं। नानी के गुण किस में आ जाते हैं? नातिन में आ जाते हैं। और दादा के गुण पोते में आ जाते हैं। पोता जो होता है उसके अंदर किसके गुण प्रकट हो जाते हैं? दादा के, वापस तीसरी पीढ़ी में आते आते। और नानी के गुण किस में पैदा हो जाते हैं? नातिन में, दोहित्री में पैदा हो जाते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का। प्रश्न आता परीक्षा में कई बार, नानी के गुण नातिन में और दादा के गुण पोते में पैदा हो जाते हैं। ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? मौलिक गुणों के सिद्धांत पर आधारित है, जो ग्रिंगार मेंडल के द्वारा दिया गया था। और किस पर प्रयोग करके दिया गया था? मटर के दानों पर। उनके लंबे और बौने पौधे जो हैं उनके आधार पर उन्होंने 2-3 पीढ़ी तक उनकी बुआई करके ये अपने रिजल्ट्स दिए थे। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप किस तरह से मौलिक गुणों का सिद्धांत है। यानी तीसरी पीढ़ी में वापस उन्हीं गुणों का प्रकट हो जाना मौलिक गुणों का सिद्धांत दर्शाता है। जैसे नानी के अंदर उसके शरीर में कुछ खासियत होती है, वो उसकी नातिन में, उसकी दोहित्री में कई बार देखने को मिलती है। उसकी लंबाई हो सकती है, उसका चेहरा हो सकता है, शकल सूरत हो सकती है, बातचीत का तरीका हो सकता है, आवाज़ हो सकती है। इसी प्रकार से दादा के जो लक्षण होते हैं वो पोते में प्रकट हो जाते हैं। जैसे दादा होता है वैसे लक्षण किस में आ जाते हैं? पोते में आ जाते हैं। तो ये अपने आप में कौन से सिद्धांत पर आधारित होगा? मौलिक गुणों के सिद्धांत पर। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, आपको निश्चित रूप से ये ध्यान में रहेगा। काफ़ी लोगों ने एकदम लिख भी दिया है कि एकदम सही समझ में आ चुका है। बिल्कुल। अब इसके बाद में दोस्तों अगले सिद्धांत को लेकर के हम बात करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है इसमें वो क्या है और किसके द्वारा वो सिद्धांत दिया गया, उसमें क्या विचार दिए गए। अगला सिद्धांत है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट से, किसने दिया ये सिद्धांत? किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था? बताइए कौन कौन बताने वाला इस सिद्धांत को? दुर्गादास ने बता दिया है। ये सिद्धांत जो है लेमार्क के द्वारा दिया गया था। बलवंत गोस्वामी, बताइए किसने दिया था? अंशी ने भी बता दिया, लेमार्क ने दिया था। मनीषा ने बताया है, संगीता चौधरी ने भी, और मनोज ने, अनीता गुजर ने, पूजा तंवर ने, आप सब ने बता दिया है कि ये सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया था। बाकी लोग भी फटाफट बता दीजिए कि वास्तव में क्या लेमार्क के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था या किसी और ने इस सिद्धांत को दिया था। एकदम परफेक्ट। तो ये सिद्धांत जो है लेमार्क के द्वारा दिया गया था।
और इस सिद्धांत को लेमार्क ने दिया, इसके पक्ष में काफ़ी लोगों ने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं। बहुत से नाम भी मैंने गिनाए हैं आपको, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बता रहे हैं। वीना ने बताया है, राजू ने बताया है, रजनी ने बताया है, जीतराम ने बताया है, शिल्पी, अनीता गुजर, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। शिवानी सिंह ने बता दिया जिराफ पर ये प्रयोग किया था। बिल्कुल बता दीजिए किस पर प्रयोग किया था इन्होंने और किसके आधार पर बताया था। तो अंकित सिंह ने बता दिया जिराफ पर प्रयोग किया था। वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह पता है लेमार्क के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, और ये जो सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया था ये किसके आधार पर, जिराफ की गर्दन पे इन्होंने अपना विचार प्रकट किया था। दोस्तों जिराफ की गर्दन पर इन्होंने अपना विचार प्रकट करते हुए अपना सिद्धांत दिया था। जिराफ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिराफ संसार का सबसे लंबी गर्दन वाला प्राणी होता है। जिराफ संसार की सबसे लंबी गर्दन वाला प्राणी माना जाता है। खूब आपने चित्रों में देखा होगा, हो सकता है किसी ने साक्षात भी देखा हो, तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों जिराफ जो है, इसको लेकर के लेमार्क ने अपने विचार दिए थे कि जिस अंग का हम ज्यादा उपयोग करते हैं, जिसकी उपादेयता बहुत ज्यादा होती है, समय के साथ में वो अंग जो होता है उसी दिशा के अंदर प्रगति करता। आपने देखा होगा कई बार आपने देखा होगा घर में कोई किसी की लंबाई कम होती है तो घर वाले कहते हैं ना कि इसको किसी ऊंची जगह से लटकने के लिए बार बार बोलो, बार बार वो लटकेगा तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। सुना होगा आपने। इसी प्रकार से दोस्तों आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चों को जब साइकिल चलाने के लिए लाकर देते हैं, क्यों देते हैं, कभी सोचा आपने? एक बालक जब साइकिल चलाने लायक होता है उसको साइकिल चलाने के लिए देते हैं तो बार बार वो अपने पैर जो है पैडल तक ले जाने का प्रयास करता है, और उस प्रयास के चक्कर में उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो बच्चों की लंबाई को बढ़ाने के लिए साइकिल चलाने के लिए देते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हुई, इसको लेकर के लेमार्क ने विचार दिए कि पहले जिराफ की गर्दन भी छोटी होती थी, जैसे घोड़े की गर्दन होती थी, फिर ऊंट की गर्दन होती है, और फिर आज जिराफ की बहुत लंबी गर्दन होती है। मीन्स उनका मानना है कि पहले किसी समय में, किसी काल में जिराफ की गर्दन घोड़े की तरह ही होती थी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती थी। बाद में धीरे धीरे जिराफ ने वनस्पति खाने के लिए, आपने देखा होगा पेड़ों के पत्ते जो है वो खाता है, तो पेड़ों के पत्ते खाने के लिए, वनस्पति खाने के लिए उसने बार बार अपनी गर्दन को ऊपर नीचे किया। बार बार ऊपर नीचे करने से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली गई, और समय के साथ साथ वो गर्दन जो है लंबी होने लगी, और आज जिराफ की गर्दन जो है बहुत लंबी होती है। और बहुत लंबी होने के साथ साथ ही अब जो पैदा होने वाला जिराफ होता है संतान के रूप में, उसकी कुदरती लंबी होने लगी। पहले उस जिराफ के पूर्वजों ने अपनी गर्दन का बार बार प्रयोग किया और बार बार उसको जो है लंबी करने के प्रयास किए भोजन के लिए। उसका परिणाम ये निकला कि उनकी गर्दन की लंबाई बढ़ने लगी, और अब धीरे धीरे कुदरत से उनकी संतानों में ऑटोमेटिक ही जो है वो गुण पैदा हो गए, और अब उनकी जो संतानें पैदा होती है जिराफ की, वो लंबी गर्दन वाली ही होती है। ये विचार किसके द्वारा दिए गए? ये विचार दिए गए लेमार्क के द्वारा। तो लेमार्क ने ये विचार दिया कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी होती थी, घोड़े के समान होती थी, उसके बाद में थोड़ी वो लंबी होने लगी, वो ऊंट के समान होने लगी, और अब जो है उसकी बहुत बड़ी गर्दन होती है। यानी जिराफ की एक सबसे लंबी गर्दन मानी गई है या होती है। तो दोस्तों ये किसकी वजह से हुई? ये हुई वंश क्रम के अंदर जो पूर्वजों ने गुण अर्जित किए, वो गुण संतानों में ऑटोमेटिक पैदा होने लग गए। अर्जित गुणों का सिद्धांत, यानी पहले जिराफ ने अर्जित किए इन गुणों को, गर्दन का बार बार उपयोग किया जिससे उनके अंदर गर्दन लंबी हुई। ये उनका अर्जित करना है, प्रयासों से अर्जित करना है, और फिर अब संतानों के अंदर ऑटोमेटिक पैदा होने लग गई। उनकी जो संतानें होती है उनके अंदर कुदरती लंबी गर्दन होती है। तो ये क्या है? ये माता पिता के द्वारा अर्जित गुणों का संतानों में संक्रमण है, अर्जित गुणों का संतानों में आना है। दोस्तों इस आधार पर लेमार्क ने कहा कि जैसे आपने देखा होगा कई माता पिता जो व्यवसाय करते हैं, जो उनका बिजनेस होता है, जो उनका व्यवहार होता है, जो बिजनेस उनका होता है ना दोस्तों, उसी प्रकार का बिजनेस उनकी संतानें बेहतर तरीके से कर लेती है।
आपने देखा होगा कि एक महाजन का पुत्र व्यापार में ज्यादा पारंगत होता है एक किसान के पुत्र से। वाई? क्योंकि माता पिता ने व्यापार के लक्षण अपने आप में पैदा किए, गुण पैदा किए, वो संतानों में ऑटोमेटिक क्या हो रहे हैं? संक्रमित हो रहे हैं। एक किसान का बेटा ज्यादा पारंगत होगा खेतीबाड़ी के काम में उस व्यक्ति से जो महाजन का पुत्र है, क्योंकि उसने अपने माता पिता से खेतीबाड़ी के गुण अपने आप के अंदर पैदा किए हैं, उसमें वो संक्रमित हुए हैं। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना अपने को कि हमारा ये जो सिद्धांत है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, ये जिराफ की गर्दन के आधार पर दिया गया, किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा। और इस सिद्धांत के अंदर लेमार्क ने बताया कि जो माता पिता जिन गुणों को अर्जित करते हैं वही गुण धीरे धीरे किसके अंदर संक्रमित हो जाते हैं? संतानों में संक्रमित हो जाते हैं। अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों नेक्स्ट, अगला जो हमारा सिद्धांत है वो सिद्धांत है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या होता है? प्रत्यागमन का सिद्धांत किसे कहते हैं? फटाफट से कौन बताएगा प्रत्यागमन का मतलब क्या होता है? फटाफट लिख दीजिए। हंसा ने क्या लिखा है? सर जी बताओ, रीड के लिए भी है क्या? अरे सबके लिए है, साइकोलॉजी जहां पर आता है वो सब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी ग्रेड का एग्जाम दीजिए, अगर आप साइकोलॉजी बाल विकास के वहाँ यूनिट है तो सबके लिए ठीक इसी तरह से ये उपयोगी है। बताइए फटाफट से बताइए भाई आप लोग, स्पेशली यूपी टेट से जुड़े हुए विद्यार्थी जो है पूरे मन से इसको पढ़ते रहें। उनके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग S से Z तक सारी चीज़ें इस क्लास में आने वाली है। और अभी आपको बताना दोस्तों ये विचार जो है इसका मतलब क्या है प्रत्यागमन का। राधा ने लिखा है विपरीत गुण, वेरी गुड। सोरेनसन कौन पूछ रहा आपको किसके द्वारा दिया गया? ये मैंने पूछा ही नहीं है। चलिए ठीक है, सोरेनसन का इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। सोरेनसन ने तो समान गुणों का सिद्धांत दिया है, यह है विपरीत गुणों का सिद्धांत। वेरी गुड। प्रत्यागमन का मतलब होता है माता पिता से विपरीत गुण पैदा हो जाते हैं संतानों में। और जो विपरीत गुण पैदा होते हैं ये कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा माता पिता बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी संतानें जो होती है वो ऐसी पैदा हो जाती है जो बिल्कुल भी वैसी नहीं होती जैसे माता पिता होते हैं। इस प्रकार के गुणों की संतानें पैदा हो जाना प्रत्यागमन के सिद्धांत के अंदर आती है। जैसे हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद का पैदा हो जाना। हिरण्यकश्यपु की कहानी तो आपने सुनी होगी। हिरण्यकश्यपु जो राजा हुआ था वो बिल्कुल ईश्वर का विरोधी था, भगवान के नाम पर चिढ़ता था, भगवान का नाम न खुद लेता था न लेने देता था। वो अपने आप को ईश्वर मानता था, अपने आप को भगवान मानता था। लेकिन उसके प्रहलाद पैदा हुआ और जो प्रहलाद पैदा हुआ उसमें उसके ठीक विपरीत गुण पैदा हो गए दोस्तों। प्रहलाद जो है भगवान का अनन्य भक्त था और आपने सुना होगा कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के 100% खुद ईश्वर ने साक्षात रूप से उसको दर्शन दिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु के अगर गुणों की हम बात करें, तुलना करें तो दोनों में विपरीत गुण थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, यह सिद्धांत ये कहता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता से संतानों में ठीक विपरीत गुण पैदा हो जाती है। माता पिता से संतानों में कैसे गुण पैदा हो जाते हैं? ठीक विपरीत प्रकार के गुण पैदा हो जाते हैं और ठीक विपरीत प्रकार के गुण पैदा हो जाना ही प्रत्यागमन का सिद्धांत है। माता पिता के समान गुण नहीं होते बल्कि जस्ट अपोजिट गुण होते हैं। जस्ट अपोजिट गुण उनके अंदर पैदा हो जाते हैं, उल्टे गुण उनके अंदर पैदा हो जाते हैं।
विपरीत गुण उनके अंदर पैदा हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यागमन का सिद्धांत बोलते हैं। दोस्तों, इस क्लास के अंदर आज हमने विशेष रूप से उन सिद्धांतों को लेकर के बात की जो सिद्धांत क्या हैं, विशेष रूप से जीव विज्ञान से जुड़े हुए हैं और जीव विज्ञान के आधार पर किस तरह से गुणों का आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी आगमन होता है, किस तरह से वंशक्रम आगे बढ़ता है, उसको लेकर के हमने समझने का प्रयास किया। और इस क्लास का आज का हमारा अंतिम सिद्धांत जो है उसको लेकर के अब हम बात करने वाले हैं, और अंतिम सिद्धांत है गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन का सिद्धांत। और फटाफट से बता दीजिए आप लोग, गाल्टन का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? गाल्टन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आवाज बिल्कुल आ रही है, प्रॉपर आ रही है, चिंता नहीं करें। हो सकता है आपके खुद के मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से नहीं आई हो। यहां से एकदम अच्छे तरीके से आवाज आ रही है, सबको सुनाई दे रही है। हाँ भाई बताइए फटाफट से, गाल्टन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गाल्टन की सिद्धांत के बारे में कौन बताने वाला है? किसने दिया था ये सिद्धांत? गाल्टन का सिद्धांत बता दीजिए। अच्छा, पिछले सिद्धांत को लेकर कोई पूछ रहा हो कि किसने दिया था? सचिन ने लिखा है कि प्रत्यागमन का। तो ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ नहीं है, ये सभी लोगों की मान्यता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कभी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा इस सिद्धांत को दिया हुआ नहीं है। अपने को यहाँ पर अगले सिद्धांत को लेकर बात करनी है, गाल्टन का सिद्धांत किसने दिया? तो अनीता गुजर ने एकदम परफेक्ट बात लिख दी है कि गाल्टन का सिद्धांत गाल्टन ने ही दिया, उन्हीं के नाम से इस सिद्धांत को हम जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, गाल्टन का जो सिद्धांत है उन्हीं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गाल्टन ने सिद्धांत दिया क्या है ये हमें समझना है। गाल्टन ने दो विशेष प्रकार के शब्द अपने सिद्धांत के अंदर काम में लिए थे। पहले तो उन शब्दों को अपन देखें और फिर उसके बाद में आगे बढ़े। गाल्टन ने कहा था दोस्तों कि हमारा जीवन जब आगे बढ़ता है तो इसके अंदर दो प्रकार के कोष होते हैं, एक तो दैहिक कोष और एक उत्पादक कोष। यहां दैहिक कोष का मतलब क्या है और उत्पादक कोष का मतलब क्या है, यह अर्थ अपने को पता रहे। दैहिक कोष का मतलब होता है वे कोशिकाएं जो हमारे शरीर के निर्माण में काम आती है, वैसे पहले हम इसको पढ़ चुके हैं दूसरी क्लास में। और उत्पादक कोष का मतलब होता है जो लिंग निर्माण के लिए काम आती है, लिंग निर्धारण के लिए काम में आती है। और उसको लेकर हम पढ़ चुके हैं कि एक कोशिका से जब हमारा जीवन शुरू होता है दोस्तों, तो 44 गुणसूत्र उसके अंदर वे होते हैं जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए काम आते हैं, और 2 गुणसूत्र उसके अंदर वे होते हैं जो हमारे लिंग के निर्माण के लिए काम आते हैं। राइट। अब यहां पर इनका जो सिद्धांत है ये क्या है, इस सिद्धांत में इन्होंने क्या विचार दिए हैं? तो इस सिद्धांत में इन्होंने कहा है दोस्तों कि जैसे कोई भी संतान होती है, एक संतान है कोई भी, उस संतान के अंदर जो गुण होते हैं वो किस अनुपात में होते हैं। सबसे पहले हम बात करें माता और पिता के। माता और पिता के गुण जो संतान में होते हैं वो किस अनुपात में होते हैं? तो 50-50% होते हैं। 50% गुण माता के होते हैं और 50% पिता के होते हैं, यानी 1/2 होते हैं। 1/2 माता के और 1/2 पिता के गुण होते हैं किसी भी संतान में। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे के स्टेप की, तो आगे का स्टेप क्या है? दादा दादी, और दादा दादी के साथ के अंदर क्या आने वाले हैं? नाना और नानी, क्योंकि नाना नानी के गुण भी तो 100% होंगे भाई। दादा दादी के गुण किसके माध्यम से हमारे अंदर आए? पिता के माध्यम से। हमारे जो पिता हैं उसमें दादा दादी के गुण आए, हमारी माता उसमें नाना नानी के गुण आए। तो अगले स्तर पर हम जाते हैं दादा दादी और नाना नानी के स्तर पर, तो उनके कितने गुण हमारे अंदर होते हैं? तो आप देख लीजिए, यहां पर पिताजी के या माताजी के हमारे अंदर 50% हैं, तो वहां पर माताजी के अंदर दादा दादी के कितने होंगे, वो नाना नानी के कितने होंगे, और पिताजी में दादा दादी के कितने होंगे? तो यहां इस स्टेप के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों? 25-25%, यानी 1/4।
1/4 गुण हमारे अंदर किसके होते हैं? दादा के। 1/4 किसके होते हैं? दादी के। 1/4 नाना के और 1/4 नानी के गुण होते हैं। समझ पा रहे बात को? यहां पर टोटल गुण 1/2 1/2 माता पिता के होते हैं। यहां पर 1/4 किसके? 1/4 दादा के, 1/4 दादी के, 1/4 नाना और 1/4 नानी के होते हैं, क्योंकि ये गुण माता पिता में पहले इनसे आते हैं और फिर हमारे अंदर आते हैं। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर परदादा हो जाता है और यहां पर परनाना हो जाता है। और जब हम परदादा और परनाना की बात करते हैं तो उनके आगे के लोग भी तो उनसे जुड़ जाते हैं और ये क्रम फिर आगे बढ़ जाता है। और यहां पर अब ये 12.5% यानी 12.5 के अनुपात में रहता है और स्थिति ये बनती है कि 1/8 यानी 1/8 गुण जो होते हैं उनके हमारे अंदर रहते हैं। अब प्रश्न क्या हो सकता है इसको हम समझें। अगर प्रश्न आता है कि हमारे अंदर माता के गुण कितने प्रतिशत है तो 50% है, पिता के 50% यानी 1/2। अगर बात आती है दादा के गुण कितने हैं तो कितना हो जाएगा? 25%, 25% या 1/4। अगर प्रश्न आ जाता है परदादा के गुण कितने हमारे अंदर तो कितने होंगे? 1/8, 1/8 होंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गाल्टन के द्वारा दिया गया था कि जैसे जैसे हम पीछे की पीढ़ियों की तरफ जाते हैं तो वो जो गुण होते हैं हमारे अंदर वो 1/2 होते जाते हैं, आधे होते जाते हैं। अगर हम 1/8 से आगे की पीढ़ी में जाएंगे तो 1/16 हो जाएंगे, फिर उसके आगे की में जाएंगे तो 1/32 हो जाएंगे। कहने का मतलब वो आगे से आगे आधे होते चले जाएंगे। लेकिन उन सभी लोगों के गुण हमारे अंदर मौजूद हैं जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत पहले थे। कोई गुण ऐसा भी होगा जिसके बटा अनंत भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि पता नहीं किस अनंत काल से हमारा जीवन चला आ रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरह से इस सिद्धांत को गाल्टन के द्वारा दिया गया। गाल्टन के सिद्धांत के आधार पर अपने को माता पिता के गुणों का अनुपात पूछा जा सकता है, दादा दादी का पूछा जा सकता है और परदादा परदादी का पूछा जा सकता है, परनाना का पूछा जा सकता है। और शायद आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। निश्चित रूप से यहाँ से आने वाले प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे इसी आधार पर कि आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं, अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से दोस्तों हम जो है इन सभी सिद्धांतों को लेकर के बिल्कुल तैयार रहें। आने वाली परीक्षा में जितनी बातचीत हमने की है उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। अगर इन सिद्धांतों से आता है तो उनका जवाब हम जरूर दे पाएंगे यदि इस क्लास को हमने ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा, बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और ये सिद्धांत आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है ये भी आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। दुष्यंत ने क्या लिखा है? शादियों में गोद मिलान क्यों किया जाता है? क्या लिखा भाई? चलिए नेक्स्ट जो है सर, ये सिद्धांत मौलिक सिद्धांत को फेल करता है। मौलिक सिद्धांत को फेल नहीं करता मेरे भाई। मौलिक गुणों का सिद्धांत भी तो यही कहता है कि उनके गुण वापस प्रकट हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी तो वही गुण वापस प्रकट हो रहे हैं ना, अपने को पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे जाते रहते हैं तो वो गुण हमारे अंदर रहते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी अनुपात में वो गुण हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज इसी के साथ में इस क्लास को हम विराम देते हैं। अगली क्लास में कल जब हम सुबह मिलने वाले हैं तो मैं 100% जो है इस टॉपिक से जुड़े हुए, इन सिद्धांतों से जुड़े हुए फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में उपस्थित होने वाला हूं। आप सबको पूरे मन से आने वाली क्लास के अंदर जो है इन प्रश्नों का जवाब देना है जो इस क्लास से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, और उन प्रश्नों की तैयारी के साथ में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में अगली क्लास में कल सुबह 8 बजे। धन्यवाद।